आखिर वो प्रक्रिया क्या है, इसीलिए रुक रहे थे कि प्रक्रिया बिना बोर्ड का समझाया नहीं जा सकता था। खैर गॉड ने अपनी सुन ली। 10 साल पहले कहीं नहीं सुना हैं 10 साल पहले कहीं नहीं सुनाई बोला था 2-3 दिन आज भी उधर बहुत सारे बिहार में लाइट चली गई थी, चली गई अच्छा, लाइट को लेकर के लाइट तो देखिए, अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर कितने हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 3 प्रकार से आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जिसमें पहला है सामान्य बहुमत, ठीक है। उसके बाद है विशेष बहुमत, उसके बाद है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य की अनुमति, सहमति, अनुशंसा, लीजिए ना, जो शब्द आपको अच्छा लगे। हिंदी शब्द अपने आप में क्या है, बहुत सुंदर, हिंदी भाषा जो है सबसे सुंदर भाषा है, लेकिन समर्थन देखिए, वेरी नाइस, सबसे सुंदर भाषा है। आपको जान के हैरानी होगी, हिंदी सबसे कलिष्ठ भाषा है, ठीक है। वो तो इंग्लिश बहुत टफ चीज़ है, इंग्लिश तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी बहुत टफ सब्जेक्ट है, बशर्ते आप जो हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं वो लाइन है ना, वो लाइन अपने आप में क्या है। हिंदी शब्द मतलब हिंदी हार्टलैंड, हिंदी हार्टलैंड का मतलब क्या होता है? इलाहाबाद से रेखा खींची मिलाइए कहाँ पर? इंदौर, इलाहाबाद, ग्वालियर, इंदौर घुमाते हुए राजस्थान नहीं, ठीक है। फिर आकर के जो है आपका वेस्टर्न यूपी से होते हुए जो सर्कल बनता है, इधर इलाहाबाद से बनारस तक भी, इंदौर, फिर जाकर के कुछ इस प्रकार बनता है, ये हिंदी हार्टलैंड बनता है। ये आपका वेस्टर्न यूपी है, ये आपका इलाहाबाद है, ये आपका वाराणसी है, ये आपका इसी में पड़ जाता है तुम्हारा इंदौर, ठीक है, ग्वालियर, ये सब अच्छे हिंदी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग तो दे दनादन, ठीक है। और इसमें टीचर सबकी बहुत बड़ी भूमिका है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं क्लास में, इससे हिंदी और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ठीक है। अब चूंकि उनकी हिंदी मजबूत नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि शब्द मतलब आसान भाषा में लिखिए, उत्तर को बहुत आसान भाषा में लिखिए। अब चूंकि आप जब बच्चे लिख कर आ जाएंगे कलिष्ठ भाषा में, तो वो चेकआउट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। हाँ देखिए ना आप, यहाँ तो अच्छा, कल कुछ न्यूज़ फैल रहा था, उसमें एक न्यूज़ विश्व गुरु दिखाया जा रहा है, जो जीवन में कभी पीटी ने पास किया, ऐसा हम बिना के वीडियो देख के आया है, ठीक है। मैंने देखा था कि उसको जब मैं देखा जो यूपीएससी का बैच लॉन्च करते हुए, तो सीसेट का सिलेबस सही ढंग से समझाने में क्या सक्षम। ये सब देखो, बिहार आखिर दिल्ली में जो है टीचर कहाँ से गए हैं? बिहार तो वो 1-2 टीचर को छोड़ो, सब के सब क्या है? बिहारी हैं, गया डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये तुम्हारा मणिकांत सिंह है कहाँ का? वो बिहार से ही तो समस्तीपुर के हैं वो, ठीक है। डी कुमार जो इकोनॉमिक से प्रकांड विद्वान हुआ करते थे, अभी भी हैं शायद, ठीक है, वो आपका एन कॉलेज का स्टूडेंट हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक, तो जितने भी बड़े बड़े टीचर आप वहाँ देखते हो, सब के सब कहाँ हैं? बहुत बड़ा रहस्य है,
एक जो एक गया डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज खुला है बीएड का, दिगमनी स्कूल भी खुल गया है, ठीक है। वही पढ़ाते हैं वहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ऑप्शनल पढ़ाते हैं, बहुत प्रकांड विद्वान हैं, ठीक है। उनसे जब पूछा कि सर सिर्फ कॉलेज स्कूल ही, बोला ये हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इसके बाद अब बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सोचिए, बोला कि एक इन्वेस्ट करने के बाद समझ में आ गया कि बिहार में इन्वेस्ट करने टॉप लेवल का क्या स्कूल है खुला है। ये सब देखिए बिहार की विडंबना है और कुछ नहीं है। हाँ, जितने तुम बताओ ना, यहाँ रियल एस्टेट, जो रियल एस्टेट उसका सबसे बड़ा आम्रपाली, आपका क्या है कहाँ का, वो रैनवैक्सी का मालिक कहाँ का है, बिहार का है। प्रकाश झा कहाँ है, ठीक है। अब लेकिन ये सब बिहार के साथ संबंध क्यों? आप लोगों को तो प्रेरणा आईएएस का जो टीम है इसका सुझाव होना चाहिए था, ठीक है, कि ऐसे कंडीशन में भी आपको जो है, ठीक है। लेकिन बस वही है कि फ्री है तो पता नहीं कैसा ही होगा, ठीक है। अब बताओ ना, जो रिलेशन था, आप उठा के देखिए मटेरियल फंडामेंटल और डीपीएसपी में खाली भावनात्मक बातें बोली गई, ठीक है। लेकिन आप आर्टिकल 13 और 68 का जो आप लेक्चर यहाँ सुन कर गए, जो लिख कर गए, ठीक है। अब जो इतना टेक्निकल चीज है कि इसको समझाने के लिए अब टीचर क्या खुद फंसना नहीं चाहता है। अब देखिए मैक्सिमम चीजें यहाँ जो ये क्या है, विशेष बहुमत, आप उठा कर देख लीजिए वीडियो, सबका एक मिलेगा क्या जी कि बहुमत का 2/3, 2/3 मेजोरिटी का ही मतलब इसी को समझ लिया है क्या चीज, स्पेशल मेजोरिटी। ये अपने आप में खतरनाक है, ठीक है। वो कैसे, समझिए। देखो रियल भाव में सेवा भाव जो मुझे लगा कोचिंग के दृष्टि में, वो यहीं पे मुझे लगा कि जहाँ पर एक पैसा भी बच्चों का ना लगे, और या अब ऐसा नहीं कि फ्री है तो क्वालिटी पर यहाँ पर बहुत ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जो भी इसके टॉप टीमर हैं वो सब अपने आप में अपने क्षेत्र में प्रकांड विद्वान हैं, ठीक है। निरंजन सर जिसकी बातें करें वो क्या, वो तो अपने आप में क्या है, चलता फिरता एक निबंध और एक साहित्य के क्या है वो ज्ञाता है, ठीक है। शशि सर तो खुद क्या है, तो इकोनॉमिक्स के प्रकांड विद्वान खुद ही है वो। तो जो भी टीम में एक इंसान पूरे बिहार पे हावी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो चोर बाजार है, इससे क्वालिटी पर मेंटेन मतलब इस ध्यान देने के लिए ही हम लोग ये सोचते हैं काश हम लोग इसमें अगर होते पैदा तो काश लकी होते और इतना पैसा खर्च नहीं होता तो दिल्ली में क्या है, लगभग 7-7.5 साल पढ़ा है श्री राम आईएएस में, नाम तो नहीं रिवील करना चाहिए था, लेकिन हो गया। अब उसी कोचिंग में पढ़ने के लिए बच्चे 1.5 लाख देने के लिए मर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यही पॉइंट, आप जा करके ओल्ड मटेरियल ढूंढ के लाइए, ठीक है, श्री राम आईएएस का पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस का, आपको लगभग छपा हुआ चीज। हाँ ये है कि हर चीज तो सेम नहीं होगा, लगभग सही कि सब चीज वर्ड बाय वर्ड सेम है, ये सेम नहीं होगा, लेकिन पूरी बात लगभग जो फॉर्मेट है वो लगभग सेम होगा, ठीक है। ना कोविड आता, ना पटना आता, ना कोविड हमको होता, ना पटना आते, ना फिर हम बिहार के इस रहस्यमय घटना को समझ पाते, ठीक है। कोविड का भी क्या शुक्रिया अदा कीजिए लेकिन मेरी लाइफ बहुत हेल्प कर डाली यार। चलो देखो मेजोरिटी समझो, पहले क्या समझ लो, मेजोरिटी समझो क्या है। संविधान में संशोधन करने के 3 रास्ते हैं, लेकिन 2 ही रास्ता का क्या है, 2 ही रास्ते का डेफिनेशन व्याख्या किया गया है, एक रास्ता का डेफिनेशन नहीं दिया गया। मान लिया गया कि जब जहां जहां पर अमेंडमेंट करना था विशेष बहुमत से वहां लिखा गया, जहां पर विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य की क्या थी भूमिका थी वहां भी लिख दिया गया। तो इसका मतलब मान लिया गया कि जहां पर कुछ न लिखा गया हो तो उसको हम कैसे मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से हम इसको क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। यह बातें लिखा गया नहीं है, यह बातें जो है आत्मसात कर ली गई है, मान ली गई है, लेकिन
हमारे संविधान में इसकी व्याख्या दिखाई नहीं पड़ती है, राइट। तो लेकिन समझने के स्तर पर तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, उसके बाद क्या है स्पेशल मेजॉरिटी, और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% प्लस 1 स्टेट की क्या समझनी है, मुझे मेजॉरिटी समझनी है क्या होता है। सिंपल मेजॉरिटी कुछ नहीं, 50% कुल मेंबर का, टोटल मेंबर का कितना परसेंट, 50% प्लस 1, ठीक है। अभी लोकसभा में कितने मेंबर हैं, लोकसभा की अभी सीटें कितनी हैं, 545, ठीक है। ये 545 का 50% प्लस 1, ठीक है, इसका 50% लगभग कितना निकलेगा, 272-73 के आसपास, 272 या 73, ठीक है। इतने लोग अगर एक पक्ष में आ जाएंगे तो अमेंडमेंट इसका हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि किसी सभा में 100 लोग हैं, ठीक है, तो 100 लोगों का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% प्लस 1, तो मतलब 51 लोग मिल करके भी क्या कर डालेंगे, वो अमेंड कर डालेंगे, ठीक है। वो आएगा अभी प्रेजेंट एंड वोटिंग का, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अपने आप में क्या दिख रहा है, सबसे आसान तरीका है। कैसे आसान तरीका है, तो पहले समझ लीजिए किसको, स्पेशल मेजॉरिटी को। इसको मिटाएं क्या, समझिए, देखिए स्पेशल मेजॉरिटी समझिए क्या होता है, दो वैल्यूज लिया जाता है, दो वैल्यू क्या है, एक टोटल मेंबर का 50% प्लस 1, ये प्लस है, हाँ 50% प्लस 1, ठीक। उसके बाद है एक दूसरा वैल्यू है प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना तिहाई, 2/3। ये दो वैल्यू निकाला जाता है, दोनों में जो ज्यादा बड़ा होगा वो मेजॉरिटी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा अमेंड करने के लिए। कथन नंबर पहला, अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है, जो आपका क्या है स्पेशल मेजॉरिटी, ये स्पेशल मेजॉरिटी जो है इसमें कितना वैल्यू लेते हैं, दो वैल्यू, एक टोटल मेंबर का कितना, टोटल मेंबर का 50% प्लस 1, ये कितना रह जाएगा 273, ठीक है। अच्छा ये दो वैल्यू क्यों, कोई जरूरी नहीं कि पर डे डेली जो है लोकसभा में टोटल मेंबर सिटिंग ही करे, कोई आवश्यक तो नहीं है, लेकिन लोकसभा का जो कार्य है वो चलेगा कब, जब लोकसभा का कोरम पूरा होगा तब, और लोकसभा का कोरम कितना है 10%, ठीक है। इसका मतलब 54.5, तो 54.5 करें या 55 कर दें, ठीक है। तो जोड़ ही क्यों ले, घटा, इस ऐसे कंडीशन जहां प्रोग्रेसिव अप्रोच होता है वहां जोड़ लेते हैं हम लोग, है ना, तो 0.5 जोड़ लेते हैं तो 55, ठीक है। 55 लोग के आ जाने से भी लोकसभा की कार्यवाही चल सकती है, ठीक है। अब बड़ी बात यह है कि मान लेते हैं हम लोग कि किसी दिन मान लो आज होना है अमेंड, आज डेट कितना है 18/2/25, मान लो आज एक बिल अमेंड होना है, और यह बिल जो अमेंड होगा इसके लिए प्रावधान दिया गया है स्पेशल मेजॉरिटी। तब ध्यान समझिएगा, स्पेशल मेजॉरिटी, एक वैल्यूज तो अपना क्या है, ठीक है। तो आज के दिन हम एक वैल्यू क्या करेंगे 273 लिख डालेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि आज लोग पहुंचे हैं 300 ही, कितने लोग आए
ये 300 आए हैं जो वोटिंग भी करते हैं। जैसे एक है एजी, मतलब घर वाला एजी नहीं, अटॉर्नी जनरल, जो पार्लियामेंट के काम में भाग भी लेते हैं लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एजी ऐसे लोग जो वोटिंग नहीं करते उनको हटा करके जो 300 लोग आए हैं या वोटिंग भी करते हैं। ठीक है, तो इनका कितना तिहाई लेना है हमें, प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना तिहाई, 2/3। कितना आ जाएगा, ये 100 से कट जाएगा, गुना 2, मतलब ये वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 200। अब बताइए अमेंड करने के लिए कौन सा मेजोरिटी चाहिए मुझे, कौन बड़ा है, 273 बड़ा या 200 बड़ा, 273 क्या है, बड़ा है। इसका मतलब अमेंड करने के लिए 200 मत नहीं चाहिए, अमेंड करने के लिए 73 को वोट और चाहिए, तब जाकर ये बिल क्या होगा, अमेंड होगा, वरना अमेंड नहीं होगा। ये बातें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग की बत्ती जल, बस आज तक रिकॉर्ड ही नहीं कि एक बार बताए एक बार में समझ जाए। ठीक है, क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी का तो मतलब क्या है कि उस दिन देखिए लोकसभा में कितना मेंबर आए हैं, 50% घटाइए, वहां से निकल घटा दीजिए। ठीक है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में क्या होगा, मान लो कि 300 का 300 लोकसभा का ही मेंबर है। ठीक है, क्या फिर भी अमेंडमेंट करा पाएंगे, वो सरकार मेजोरिटी में है फिर भी अमेंड कराने में सक्षम। ठीक है, अब बताइए कलिष्ठ है या नहीं, क्या लगता है, ये स्पेशल मेजोरिटी के लग जाने से हर दिन अमेंड हो ही जाएगा, या सरकार के पक्ष में भी मत होने के बावजूद भी हर दिन अमेंडमेंट, मतलब एक बात तय है कि अमेंडमेंट आसानी से होने वाला अब नहीं है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मान लिया जाए कि 545 लोग आ जाए, 545 लोग आ जाए, तो 545 से कितना हो जाएगा, काटो, कितना से कटेगा, 1 4, फिर तुम्हारा कट कितना है, 12 2 25, ऐसा कोई वैल्यू लो जो 3 से कट जाए। तुम ऐसा क्या ले रहे हो वैल्यू 3 से नहीं कट रहा है, मान लो 420, ठीक है, 420 लोग आ गए, 2/3 कितना होगा, 4/3 कितना हो जाएगा जी, ठीक तो है, 4/3 42, ठीक है, उसके बाद 0 कितना हो जाएगा, 280। ओ माय गॉड, कौन सा वैल्यू बड़ा है, 280 का वैल्यू बड़ा है। इसका मतलब 420 लोग आ जाएंगे और 280 वोट पड़ जाएगा, तब आपका अमेंड हो जाएगा। अब देखिए क्या ऐसे कंडीशन में ये वैल्यू काम नहीं करेगा, ऐसे कंडीशन में कौन सा वैल्यू काम कर रहा है, 280। बस बस बस, इसमें करना क्या है कि दो वैल्यू को निकालना है, दो वैल्यू में कौन, एक तो आपका फिक्स रहेगा, कौन सा 50% प्लस एक, दूसरे वैल्यू को क्या करना है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का देखना है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, और दोनों वैल्यू निकाल करके आप निकाल लीजिए कि आज कौन सा बड़ा है। अच्छा, आज कौन सा बड़ा है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि कोरम हमेशा फिक्स, हमेशा 10% होगा, लेकिन ये जो इसमें वेरिएशन हमेशा होता रहेगा, कोरम में वेरिएशन होगा या इसके मैक्सिमम नंबर का होगा वेरिएशन, इसके मैक्सिमम नंबर का वेरिएशन होगा। ये बातें समझ में आई या गया? जैसे एक बिल है, 273 आदमी तो सिंपल मेजोरिटी वाला, ऊपर वाला जो फर्स्ट सिंपल मेजोरिटी वाला है ना, ठीक है, जो सेकंड है तो पर भी सिंपल को कौन ध्यान में रखना है। एक बात बताइए, ऐसे केस में 480 में क्या 273 मेंबर, क्या 273 मेंबर सक्षम है अमेंड करने के लिए? नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये तो समाप्त हो गया।
अब कितना रहा है। लेकिन इसका उल्टा केस देखिए 300 वाले में, कि हम सिर्फ 2/3 कहें तो क्या 200 लोग मत दे दे एक तरफ, तो क्या इससे अमेंड हो जाएगा? तो नहीं। तो आपको एक बार आवश्यकता पड़ रही है किसकी? 280 की, और एक बार आवश्यकता पड़ रही है किसकी? 273 की। तो क्या एक वैल्यूज को कहना, एक वैल्यू को ही कहना प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्या ये स्पेशल माइनॉरिटी के लिए सही है? क्या स्पेशल माइनॉरिटी की सही व्याख्या होगी ये? 273 से अधिक 2/3 बहुमत का था। दो ऐसे नहीं कहते इसको, मतलब स्पेशल मेजोरिटी जो मेजोरिटी है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 2 मत की आवश्यकताएं होती हैं। एक मत तो क्या है, टोटल मेंबर का 50 आधे से एक अधिक, और प्रेजेंट एंड वोटिंग का, प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना तिहाई? 2/3, और दोनों में जिसका मान क्या होगा? बड़ा होगा, वो मान उस दिन उस बिल को अमेंड करने के लिए क्या है? सक्षम है। और इसी को, इसी पूरे हॉलिस्टिक अप्रोच में क्या बोलते हैं? स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। रियल चीज यही है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। कैसे साहब, हम बोल ही क्या रहे, हम बोले प्रेजेंट एंड वोटिंग का। इनका जैसे बोलते हैं कि प्रेजेंट है, हाँ, बट कोई तटस्थ हो गया, मतलब कि हम वोट देंगे ना, फर्स्ट ना विपक्ष में। देखिए व्यवहारिक समझिए क्या है, सिंपल सी बात है। 420 लोग हैं, तो इसमें इसमें पक्ष के लोग भी हैं और विपक्ष के लोग भी हैं। आप फाउंडेशन में पढ़े होंगे व्हिप, व्हिप जो है, जब जब सरकार बिल लाती है तो अपने यहाँ जो पार्टी बिल ला रही, मान लो कि बीजेपी ला रही है बिल, बीजेपी को डर हो कि मेरा कुछ आदमी टूट रहा है, टूट सकता है, ठीक है, हो सकता है कि वो अगर वोटिंग मेरे पक्ष में ना करे, वो गायब हो जाए उस दिन, तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा, बिल मतलब सरकार अपने ही बिल में फंस जाएगी वो, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में व्हिप जारी करता है, और व्हिप का मतलब क्या होता है कि पार्टी आदेश से ऊपर आप काम नहीं करेंगे। ये व्हिप क्यों लाया गया था? इसलिए तो लाया गया था। तो इसे फाउंडेशन भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो हम तो यहाँ बात कर रहे हैं जो खत्म हो चुका है, वो सब सारी चीजें, वो सब चीज भावना से ऊपर उठ चुके हैं, फाउंडेशन खत्म। अब फाउंडेशन थोड़ी बैठे हैं व्हिप समझने के लिए। व्हिप क्या होता है? आदेश होता है, पार्टी आदेश है, ठीक है। अब चले हम लोग, ठीक है, तो लिखवा दें, अच्छा लिखवा देंगे इसको। अब आप जो है, अब देखिए क्या, अब गूगल के जमाने और ढूंढ के देखिए, ठीक है, अब इसकी रियलिस्टिक चीज कहां से मालूम चलेगी? तो अब उठा लीजिए बेयर एक्ट, ठीक है, वहां उठाइए, वहां पर देखिए लिखा हुआ मिलेगा आपको। हाँ, चूंकि वो प्रोसेस इतना जटिल लिखा हुआ है विधि के लैंग्वेज में, इसलिए उसको आसान भाषा में समझना था मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 ही स्पेशल मेजोरिटी है, ये अपने आप में अधूरा कंसेप्ट है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चूंकि उसको समझाने की जब कदम आगे बढ़ता है तो टीचर के लिए ही क्या है, तलवार है ये, कहीं टीचर फंस गया तब, भूमिका में लिखने से मजा आएगा, ठीक है। अब जो हम कहते हैं, अच्छा बताओ, अगर इस चीज को ना समझो तो तुम कैसे लिख पाओगे? क्योंकि मेरा संविधान लचीला है, कहीं पर कठोर है, लचीला कहां पर है, ठीक है। ये तो हम कह रहे हैं या इसको समझने का हम खुद कह रहे हैं? मेरा फाउंडेशन का स्टूडेंट मेंस क्लास नहीं करता है, क्यों? इसका पीछे पीछे वजह यही है, ठीक है, कि ये सब फाउंडेशन के स्तर पर ही हम लोग, अब यही सब मेंस के स्तर पे जो है दिखा रहे हैं आप लोग, जो है फलना लचीला है, कठोर है, फलना ढकना। अरे भैया आप प्रोसेस समझ जाइए, आप सारी बातें समझ जाइएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, जब ये इतना कलिष्ठ है तो इसके बाद और एक प्रक्रिया इसमें अगर जोड़ दिया जाए कि आधे से अधिक राज्य की क्या चाहिए, अनुशंसा, समर्थन, आदेश, सहमति, तो ये प्रोसेस आपको लगे जटिल और होता जा रहा है। राज्य का अनुशंसा का मतलब मुख्यमंत्री की सलाह या उस राज्य के विधान मंडल की अनुमति,
विधानमंडल की क्या है अनुमति, मुख्यमंत्री की अनुमति नहीं। ठीक है, विधानमंडल का मतलब क्या, विधानसभा। ठीक है, हाँ कुछ राज्य में विधान परिषद भी है, कुछ राज्य में क्या भी है, लेकिन वो दया के पात्र हैं किस पर, विधानसभा पर। विधानसभा जब चाहे उसको हटा भी सकता है। जैसे हुआ ना आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ कि विधान परिषद बार बार लॉकडाउन लगा रहा था। विधान परिषद जो है विधानसभा से बिल पारित हुआ और फंस गया कहां पर, अब वहां का विधानसभा जो है बिल पारित कर दिया कि हमारे यहाँ विधान परिषद होना ही नहीं चाहिए। इसे फाउंडेशन में पढ़ना होता है कि जिस राज्य में विधान परिषद है या जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो लाना और हटाना ये दोनों काम किस पर टिका हुआ है, विधानसभा पर टिका हुआ है। ठीक है, तो जिस राज्य में विधान परिषद है वहां विधानसभा विधान परिषद दोनों का, जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहां पर सिर्फ विधानसभा का। ठीक है, सहमति चाहिए। तो बताओ जब यहां तक ये प्रोसेस अपने आप में क्या है क्लिष्ट हो गया, ये इसका मतलब यहां तक आते आते अमेंडमेंट की गुंजाइश बहुत कम बच जाएगी। ठीक है, ये हमारे लिए अच्छी बात है बुरी बात है। ठीक है, इसका मतलब हमारे संविधान में अमेंडमेंट करने का जो प्रक्रिया है वो या तो कहीं कहीं पर क्या है बहुत ही आसान और बहुत जगह पर क्या है बहुत ही जटिल है। बहुत आसान है इसका मतलब क्या है कि नीति निर्माण में क्या है वह, ठीक है, और क्लिष्ट है इसका निगेटिविटी क्या है, इसका निगेटिव सॉरी इसकी पॉजिटिविटी क्या है कि अगर कोई बहुमत वाली सरकार आ जाए, अगर भारत के लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही अगर होने लग जाए, ठीक है, तो इसका प्रभाव नीति निर्माण पर ना पड़ सके, सरकार आसानी से कोई बिल को जो है अमेंड न करा कर ले जाए। इसलिए हमारे संविधान में कुछ प्रक्रिया बहुत आसान बनाई गई, कुछ प्रक्रिया क्या बनाई गई, जटिल बनाई गई। इसलिए हम कहते हैं कि मेरा संविधान कहीं कहीं पार्शल क्या है, पार्शल फ्लैक्सिबल एंड पार्शल रिजिड है। आ रही बात समझ में? अब चूंकि वो सारा गुण जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम सब कुछ हमारे क्या यह जो प्रक्रिया है यह हमारे संविधान की नेचर को बताता है। हमारे संविधान की नेचर को अगर जानना हो तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, अमेंडमेंट का प्रोसेस पढ़ना चाहिए कि हमारा अमेंडमेंट करने का प्रोसेस कैसा है। ठीक है, यह सामाजिक न्याय को स्थापित करने में क्या है, सहायक है। ठीक है, यह क्या है, वर्तमान और आगामी चुनौती से लड़ने के लिए क्या है, सक्षम है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है वो संविधान की जीवंतता को दिखाता है, प्रगतिशीलता को दिखाता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग, या 9 बजते ही डाउन हो गया बैटरी आप लोगों का? ये सब इसके सारे क्या है, गुण हैं, ये सब इसके क्या है, सकारात्मक पक्ष हैं। ठीक है, अच्छा बताओ ये सब सारी बातें जो कह रहे हैं किसके लिए कह रहे हैं, लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के समावेशित विकास के लिए। ठीक है, तो कितना सारा पॉइंट हो जाएगा अगर सकारात्मक पक्ष कर देखिएगा तो क्या है, यह संविधान की प्रकृति बताने में क्या है, सहायक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बदलते हुए परिवेश में नीति निर्माण में क्या है, यह सहायक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सामाजिक न्याय को स्थापित करने की एक क्या है, उपागम के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, सामाजिक न्याय ही क्यों, सामाजिक न्याय ही क्यों, यह तो क्या भी है, यह आर्थिक न्याय को भी, आर्थिक समानता को स्थापित करने में क्या है। ठीक है, उसके जो आप पाए हैं कैसे अमेंडमेंट से, उसकी भूमिका को लिखना है। ठीक है, वंचित वर्गों के हितों के लिए, मतलब उदारीकरण निजीकरण के दौर में वंचित वर्गों के हितों के लिए प्रावधान जो हम जोड़ते हैं या किससे जोड़ते हैं, अमेंड से ही जोड़ते हैं। ठीक है, तो उदारीकरण के दौर में भी क्या है, हमारी लोकतंत्र को बचाने में यह सक्षम है। सिंपल सी बात है, प्राइवेटाइजेशन के बढ़ जाने से निजीकरण का जो क्या है, प्राइवेट सेक्टर जब बढ़ जाएगा तो राज्य सरकार, तो अगर संविधान की बात करेगा आरंभिक दौर में, तो जो कर्मचारी लगे हैं कहाँ पर, पब्लिक सेक्टर में, सरकार उसकी जिम्मेदारी ले रही थी। लेकिन अब इसकी संख्या घट गई है,
अब संख्या बढ़ किसकी रही है? प्राइवेट का। तो क्या ये प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनी है, ठीक है, क्या हमारी जनता का शोषण करेंगे? वो नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी जो है क्या है, इनकी रक्षा की बात की गई है। समान काम के बदले समान वेतन, ठीक है। स्त्री और पुरुष दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर एक समान नहीं है, तो काम करने की क्षमता भी क्या है, अलग अलग है। तो कामों का बंटवारा जो क्या है, वह न्यायोचित। आर्टिकल 42 क्या है, ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी मिल सके, किसको? श्रमिकों को। ये सब बातें कहाँ लिखी गई हैं? डीपीएसपी में। और ये सब बातें जो आप पाए हैं, कैसे पाए हैं? अमेंडमेंट से। ये सब अगर अमेंडमेंट ना हो पाता तो सोचिए क्या होता। 42वें संविधान संशोधन से ही तो जोड़ा गया आर्टिकल 48, जिसमें क्या लिखा गया? आर्टिकल 48 में अमेंडमेंट हुआ ना, ठीक है। क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 48 में क्या लाइन लिखी गई थी इनिशियल स्टेज में? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया गया? पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा जब होगी तभी तो समावेशित विकास हो पाएगी, ठीक है। तो समावेशित विकास के लिए भी क्या है यह? अच्छा, ये जो सारी विकास आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब लोकतंत्र का समावेशित विकास का घोतक है, ठीक है। अच्छा लिखिए तो 5-6 गुण दोष लिखिए तो फटाफट। कैसे इसका प्रोसेस लिखना है? लिखिए, स्पेशल का लिखिए। लिखिए विशेष बहुत पहले लिख ले, उसके बाद लिखिए स्पेशल मेजोरिटी। विशेष बहुत पहले लिख डालिए, उसके बाद लिखो। लिखो संविधान में उल्लिखित, ऐसे लिखो संविधान में मूलतः, संविधान में मूलतः, संविधान में मूलतः, संविधान में मूलतः संशोधन करने की प्रक्रिया डैश नंबर 1 लिखिए विशेष बहुमत, नंबर 2 लिखिए क्या लिखा? लिखिए विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य की सहमति। ठीक है। अब सिर्फ एक का लिखवा देंगे, बाकी तो सिर्फ आधे से अधिक राज्य का मतलब तो समझ ही सकते विधानसभा के हैं। लिखिए तो फटाक एकदम जल्दी से लिखिए इसका। लिखिए देखिए चूंकि संशोधन एक प्रक्रिया है, चूंकि संशोधन एक प्रक्रिया है, संशोधन एक प्रक्रिया है, चूंकि संशोधन एक क्या है? प्रक्रिया है। और चूंकि संशोधन एक क्या है? प्रक्रिया है। और इसे विशेष बहुमत के आलोक में, और इसे विशेष बहुमत के आलोक में आलोक में, आलोक, हाँ आलोक में इस तरह परिभाषित किया जा सकता है जैसे संदर्भ में, जैसे
इस प्रक्रिया के अंतर्गत दो बहुमत इस प्रक्रिया के अंतर्गत दो बहुमत इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्राथमिक तौर पर दो बहुमत प्राप्त करते हैं, जैसे 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 कुल सदस्य का 50% प्लस 1 तो वहीं दूसरी बहुमत के रूप में दूसरे बहुमत के रूप में दूसरे बहुमत के रूप में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मत प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना तिहाई मत 2/3 मत प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मत। ठीक, लाइन को चेंज करके लिखिए उपरोक्त बहुमत में जिसका मान उच्च होता है वह बहुमत उस दिन संबंधित बिल में या विधेयक में संशोधन हेतु उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, इसी संपूर्ण प्रक्रिया को विशेष बहुमत कहा जाता है। अब लिखो तो फटाफट गुण लिखे तो इसके लिखिए क्या लिखा गुण में लिखो, पहला गुण लिखो या सकारात्मक पक्ष लिखो। नंबर 1, संविधान की प्रकृति को स्पष्ट करती है या परिभाषित करती है। नंबर 2 लिखिए सामाजिक न्याय को स्थापित करती है। आर्थिक समानता, नंबर 3 लिखिएगा आर्थिक समानता लाने के साधन के रूप में देखा जा सकता है, जैसे जीएसटी। ठीक है, नंबर नेक्स्ट लिखो उदारीकरण के दौर में आने वाली चुनौतियों का समाधान कराती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए
ये तो पंचायती राज मैंने कहाँ से लिया है, अमेंड कर लिया है ना, तो ये भी पॉइंट मार दिया। लिखिए लोकल गवर्नेंस क्या बोला, स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय स्वशासन को मूर्त रूप दिया जाता है, मूर्त रूप दिया जा सकता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट और लिखिए गुण और क्या हो सकते हैं। लिखिए यह लोकतंत्र को, यह लोकतंत्र को, यह लोकतंत्र को समावेशित विकास प्रदान करती है। यह लोकतंत्र को क्या करती है, अब लिखिए नकारात्मक पक्ष। अच्छा बताओ, इससे राजनीतिकरण बढ़ सकती है कि नहीं? ये तो हम पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, ठीक है, तो दो समझ डालिए। लिखिए राजनीतिकरण बढ़ने का खतरा। अच्छा बताओ, शेड्यूल जब तुम पढ़ते हो तो उसमें 7वीं अनुसूची में लिस्ट दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। ये बताओ इस सूची में संख्या किसकी बढ़ रही है, किसकी घट रही है? हैं? राज्य की घट रही है, संघवाद के लिए खतरा है। ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है? अमेंडमेंट से लिख मारिए। लिखिए संशोधन के द्वारा, संशोधन के द्वारा, संशोधन के द्वारा राज्य सूची की संख्या घट रही है, तो वहीं संघ सूची की बढ़ रही है। जो या जिसे जिसे संघवाद के लिए, संघवाद की जो संघवाद की चुनौतियों को, संघवाद की चुनौतियों को उत्पन्न कर रही है। फेडरलिज्म, ये सब पढ़ना है फाउंडेशन में। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अरे बताइए बार बार अमेंडमेंट होता रहेगा तो देश अस्थिर भी तो हो सकता है। ठीक है, बार बार आप अमेंड करके, बार बार जो है आप अध्यादेश लाइएगा, बार बार आप अमेंड कीजिएगा, इससे क्या हो, देश की राजनीतिक स्थिति अस्थिरता। तो लिख मारिए। हाँ लिखिए, लिखिए बार बार संशोधन से, बार बार संशोधन से, अरे लेकर नहीं आया क्या पानी देने में? दे रही है। लिखिए क्या लिखा, बार बार संशोधन से देश की राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति पर अस्थिरता का खतरा मंडराता है। ठीक है, अरे बताओ ये एनजेक जो लाया था सरकार, ठीक है, ये एनजेक लाने, जब सरकार एनजेक ला रही थी तो इससे न्यायालय की शक्तियां जो है वो छीन हो रही थी। इसका मतलब बार बार संशोधन करने से न्यायिक और विधायिके के बीच में जो सामंजस्य और संतुलन है वो बिगड़ सकता है। नहीं तो इसको लिखिए, तो लिखिए विधायिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य और संतुलन, विधायिका और न्यायपालिका के बीच, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य क्या करती है यह, सामंजस्य और संतुलन के लिए खतरा, टकराव बढ़ सकती है, खतरा बढ़ सकती है, चुनौतियां बढ़ सकती है। जो इच्छा करे लिख डालिए। ठीक है, अरे तो इसमें जन भागीदारी दिखाई पड़ती है क्या? लिख मारिए, जन भागीदारी की कमी।
क्या चाहिए? वो जा करके मूल भावना चेंज कर दे। आपसे कहा कि हम यमुना साफ कर देंगे, ठीक है, और यमुना में जो यमुना तो नहाने का दूर की बात है, वहाँ खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्या हम जनता को इसको मतलब अगर आपके तहत बात किया जाए तो इसमें दोष किसका है, सरकार का या जनता का? जनता का थोड़ी दोष है, ठीक है। मोदी जी का 15 लाख हर अकाउंट में दे ही देंगे, आ गया, ठीक है। आज से कई साल पहले जो है नारा लगाई गई, गरीबी हटाओ, गरीबी हट गई, ठीक है। आप इसकी भावना को समझिए, जन भागीदारिता की कमी। अच्छा बताओ, ये बेसिक स्ट्रक्चर की लिमिटेशन है या नहीं? ठीक है, अच्छा छोड़ो इसको मत लिखो, हम बेसिक स्ट्रक्चर में लिखवा देंगे इसको। क्या चीज? तो आप तो सबसे पहले ही लिख चुके हैं ऊपर, राजनीतिकरण, ठीक है। अच्छा बताओ, इसमें निगेटिविटी है तो क्या इसको हटा दे? हटा दे इसको? इतनी सारी चीजें हैं निगेटिविटी, तो निष्कर्ष आप कैसे लिखिएगा कि हमारे संविधान में संशोधन करने की क्या है जो प्रक्रिया है, ठीक है, जिसका प्रभाव भले कुछ दृष्टि में नकारात्मक होती है, किंतु नकारात्मक पक्ष से ज़्यादा सकारात्मक पक्ष इसका मजबूत है, ठीक है। इसमें क्या है, नकारात्मक पक्ष से ज़्यादा मजबूत कौन है? सकारात्मक पक्ष, ठीक है। नकारात्मक पक्ष समाप्त किए जा सकते हैं लोकतंत्र की वैल्यू को उजागर करके, जनता में जागरूकता ला करके, ठीक है। हम सकारात्मक पक्ष को समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें भले ही क्या है, प्रक्रिया और प्रभाव की दृष्टि से कुछ दृष्टि में इसका प्रभाव निगेटिव है, लेकिन यह हमारे संविधान मतलब हमारे समाज में क्या बोलते, सामाजिक समानता स्थापित करने को लेकर की बात हो, या हमारी जो संविधान रूपी दस्तावेज है उसमें जीवंतता एवं प्रगतिशीलता प्रदान करती है। खत्म, ठीक है। तो बहुत मूर्त अमूर्त बातें ना इसमें जो है लिखना नहीं है ना, मूर्त बातें जो है चिपकाना है। तो एक टॉपिक आया और खसक लिया, अब अगला टॉपिक देखिए, लिखिए तो डालिए तो हेडिंग, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन, ठीक है जी। अब तो एक क्लास छूटने का मतलब है कि एक टॉपिक नहीं, अब कई क्वेश्चन छूटेंगे। अब क्या हुआ, एक क्लास गैप हुआ, कई क्वेश्चन छूट सकता है। हम लोग पहले एक क्लास एक टॉपिक पढ़ रहे थे, अब एक क्लास 2 टॉपिक तो निकल गया, अब आधा ये टॉपिक भी आज निकल जाएगा। कैसे, समझिए। इंट्रो भूमिका, या हम कर सकते हैं परिचय, ठीक है जी। उसके बाद है संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है। तो आप पहले समझ लीजिए कि संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या अंतर होता है, ठीक है। आप फाउंडेशन के स्तर पर पढ़ते हैं कि लोकतंत्र रूपी जो गाड़ी है इसको चलाने के लिए 2 गाड़ी है, लोकतंत्र रूपी गाड़ी को चलाने के लिए 2 क्या है, क्या बोल सकते हैं इसको, लोकतंत्र की जो गाड़ी है वो 2 तरीके से क्या होती है, वो चलती है। एक या तो अध्यक्षीय सिस्टम से चलती है, या तो फिर संसदीय सिस्टम से, पार्लियामेंट्री सिस्टम में चलती है। तो एक है आपका अध्यक्षीय सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेटिव गवर्नमेंट, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। और उसके बाद क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है।
अच्छा बताओ, ये संसदीय शासन व्यवस्था भारत कहाँ से अडॉप्ट किया है? ठीक है, तो क्या दोनों का समान, मतलब क्या मेरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या दोनों समान हैं? ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप जो है ब्रिटिश का जो क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था में, या से लिखो, से समानता और क्या हो जाएगा, विषमता या असमानता। ठीक है जी। उसके बाद आप ये समझिए कि संसदीय शासन व्यवस्था को एडॉप्ट करने के पीछे क्या क्या कारण थे। जो संसदीय व्यवस्था मैंने अडॉप्ट किया है, ठीक है, तो स्वीकार्यता के कारक, ठीक है, संसदीय व्यवस्था के स्वीकार्यता के कारक। इतना पॉइंट समझ लिया लाला तो लाइफ झिंगा लाला, झिंगा लाला नहीं करना है, हैं? मतलब इतना पॉइंट समझ लेने के बाद जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो सवाल आते रहता है वो आप जो है मुश्किलात नहीं होती है। ठीक है, और यही तय करेगी कि मेरी शासन व्यवस्था कैसे चलेंगी। ठीक है, संघवाद पर प्रभाव जो पड़ेगा यहाँ से आसान हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ना, संविधान जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ विभाजन, भागों में कुछ विभाजन की गई है। देखिएगा 4A, ठीक है, इसका संबंध देखिएगा तो ये किसके लिए, पीपल, फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य नहीं। अब इससे आप जब आगे बढ़ते हैं तो वो शासन स्वरूप की बात करता है कि आखिर इस पीपल पर शासन किसका होगा, कैसे फंक्शन करेगा। समझ रहे इस बात को? ना भाग 5 में संघ पढ़ते हैं, भाग 6 में राज्य पढ़ते हैं, 9 में पंचायती क्या है आपका, पंचायती पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये सब जो सारी चीज़ें हैं, मतलब आप जब भाग 5 से आप जब आप आगे बढ़िएगा तो शासन व्यवस्था एंड उसके क्या है प्रकार और उसके क्या है फंक्शन, ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। चले, अब ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, ये सब फॉर्मेट को बनाया कीजिएगा, ये नहीं कि टीचर का काम है लिख के जा रहा है। ठीक है, ये आपका काम है, ये उत्तर जो है लेखन शैली को थोड़ा सा क्या करता है, वो एडवांस करेगा। ठीक है, और मेंस लिखने का सबसे अच्छा तो क्या तरीका है कि आप खुद के घर के स्तर पर इतने मजबूत हो जाइए कि क्वेश्चन देख करके जो है, देखिए एक क्वेश्चन पर अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 मिनट मिलता है। ठीक है, और उस क्वेश्चन को देखने के पर अब ये नहीं कि 2 मिनट तक फॉर्मेट ही तैयार कर रहे हैं। ठीक है, मेंस तैयारी का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आप इतनी बार उत्तर लिखिए, इतनी बार आप उत्तर लिख डालिए कि क्वेश्चन देखते ही उसकी फॉर्मेटिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, दिमाग में ही नहीं, दिमाग में जब आ जाए तो कहीं पर उसको रफ कर लीजिए। ठीक है, क्यों? तो होता क्या है कि हम लिखते लिखते हमारे लिखने कलम में विचलन आता है ना, वो विचलन जो है रुक जाएगा। जैसे आप अच्छा विचलित होइएगा तो पता चल जाए कि हम अपने ट्रैक से अब हट रहे हैं। अब फॉर्मेट चूंकि आप लिख नहीं रखे हैं इसलिए अब आपके पास रास्ता, आप चूंकि भटक गए हैं तो अब रास्ता वहां से नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब फॉर्मेट को चूंकि कहीं पर आप चिपका दिए, अब लिख रहे हैं भटक, जैसे आप भटकिएगा देखिएगा फिर अपने लाइन पर ट्रैक पे पहुंच जाइएगा। ये सब, और वहां पर इतना समय नहीं होता है सोचने का। आप यहाँ सोचेगा दे भाग जाएंगे तो फिर आ ही तो जाएंगे, नहीं, एक बार गाड़ी फंस गई तो गई। और एक एक उत्तर अगर आप हर पेपर में आप कम लिख कर आ रहे हैं, ठीक है, तो सिलेक्शन, समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, ये नहीं कि हम सब क्वेश्चन सही लिखेंगे, एक क्वेश्चन भले छूट जाए, ये प्रोसेस समझ जाइएगा। सारे क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, और
ये चीजें मूर्त रूप हो सकती हैं। अब ये चीज नहीं है कि एक आदर्शवादी बातें हैं कि ऐसे कैसे हो। हम लोग यूपीएससी का मेंस दे रखे हैं, जब वहां पर इतना टाइम कहीं हो सकता है, बीपीएससी तो और क्या है, ठीक है। अब ये चीजें होंगी कब, जब आप एग्जाम से पहले कम से कम 100-150 उत्तर लिखने का आपका प्रैक्टिस है, तब होगा। अब ये नहीं कि हर टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन लिख के जा रहे हैं तो सोचे कर देंगे, नहीं 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 नहीं, ठीक है। अब जब आप मेंस स्तर तक पहुंचेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि नॉलेज सेकेंडरी चीज है, जो आपके पास है उसी की फॉर्मेटिंग अपने आप में क्या है, उसकी जो आपके पास है उसकी फॉर्मेटिंग और स्पीड यही मायने रखता है। नॉलेज है तभी तो आप मेंस तक आए हैं। तो मेंस तक आते आते नॉलेज का महत्व, नॉलेज होते हुए भी बच्चों का रिजल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलिए, पहले इस बात को समझिए। बताओ, हम संसदीय व्यवस्था से ज़्यादा अच्छा ये होता कि हम इसको ऐसे कहते हैं कि हम समझ किसको रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र को, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र की शासन व्यवस्था जब समझनी हो, ठीक है, तो एक काम किया जा सकता है। वो काम क्या है कि आप चूंकि देखते हैं आपके संविधान पर यूएसए यूके का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो एक बार उसका फंक्शन देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका यूएसए है, ये आपका यूके है, और इससे जो है भारत को देखिए। शासन, ये जो आपका संसदीय शासन व्यवस्था, शासन करने के लिए 3 एलिमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। वो एलिमेंट क्या क्या है आपका, एजुकेटिव, लेजिस्लेचर एंड व्हाट। अरे बता, तुम कभी ये देखा, मतलब तुम कभी या तुम्हारे पास कोई ऐसा फोटो आया जिसमें ये दिखाई दिया जा रहा हो कि यूएसए का राष्ट्रपति किसी पार्लियामेंट्री भवन में वो भाषण दे रहा हो, हाउस में? तो क्या वहाँ पे पार्लियामेंट नहीं है? कभी विचार किया इस पर कि आखिर हमें भले दिखाई पड़ता है ब्रिटेन के स्तर पर, लेकिन यूएसए में कभी दिखाई नहीं पड़ा मुझे, रूस में कभी दिखाई नहीं पड़ा, चीन में कभी दिखाई नहीं पड़ा। तो क्या वहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है? समझ लीजिए इस बात को। हम इसको समझेंगे वैन डायग्राम से। ये वहाँ पर क्या है, एजुकेटिव, ये वहाँ पर क्या है, लेजिस्लेचर, ये यहाँ पर क्या है, जुडिशरी। ये वैन डायग्राम देखकर क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। वहां पर पार्लियामेंट का चुनाव अलग हो रहा है, एजुकेटिव के तौर पे राष्ट्रपति का चुनाव अलग। इसका मतलब एजुकेटिव नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर, और जो गुण हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है वो यहाँ भी है, कैसे, जुडिशरी का, कि वह संविधान की रक्षा, मतलब इस पर वो क्या करता है, वो नजर रखता है, ठीक है। इसका मतलब देखिएगा, अगर सेपरेशन ऑफ पावर की अगर बात किया जाए तो फुल सेपरेशन ऑफ पावर दिखाई पड़ता है कहां पर, यूएसए में। हमारे यहां भी सेपरेशन ऑफ पावर है, बट चेक एंड बैलेंस के रूप में, ठीक है। यहां पर क्या, फुल सेपरेशन ऑफ पावर है, एजुकेटिव नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर। क्यों ऐसा, समझ लीजिए इस बात को। यूके में क्या है, लेजिस्लेचर, एजुकेटिव और जुडिशरी का भी कुछ इस प्रकार क्या बनता है, वैन डायग्राम बनता है। ये जो दिखाया जा रहा है ये अपर लेवल ऑफ क्या है, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट भी कहां से आ रहा है, मतलब एजुकेटिव तो लेजिस्लेचर से आ ही रहा है। यहां पर देखिए ना, ये वैन डायग्राम देख करके ही बहुत सारी बातें समझ में आ रही है। मतलब एजुकेटिव कम्स फ्रॉम लेजिस्लेचर, यस और नॉट, ठीक है। बट अपर, या हम कह सकते हैं ऑल्दो अपर पार्ट्स ऑफ जुडिशरी आर आल्सो कम्स फ्रॉम लेजिस्लेचर इन यूके। कहां से आती हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड से। हाउस ऑफ लॉर्ड से ही जो है यूके का जो क्या सुप्रीम कोर्ट है वहां पे जजेस आते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहां पर बॉस कौन है, सब के सब क्या डेमोक्रेटिक है, ठीक है। भारत ने क्या अपनाया देख लीजिए।
यहाँ भी एजुकेटिव कम्स फ्रॉम लेजिस्लेचर, और यहाँ पर जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट बनाया गया है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो एजुकेटिव है, तो अब ये बताने लायक नहीं बातें हैं कि एजुकेटिव में कौन कौन आएंगे। ठीक है, अगर नहीं बातें हैं तो फिर यहाँ कहला बैठ रहे हो, लगता है इसलिए बच्चे भाग गए का हो, तो डांट उठ दिए किसी अब तुम ही बताओ ना, अब यहाँ पे फाउंडेशन सुनाने लग जाएं तो फिर तो गया काम। यहाँ तो ये वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम जो है आधा दो पेज की बात है, ये वेन डायग्राम लिख कर दिखा रही है, हाँ या ना। अब इसको समझने के लिए बेसिक ज्ञान तो होनी चाहिए ना। ठीक है, या देखिए यहाँ पर क्या है, भारत में एजुकेटिव कम्स फ्रॉम लेजिस्लेचर, इसलिए एजुकेटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है, ये आते भी कहां से हैं, लेजिस्लेचर से ही। ठीक है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल भी कहां है वो, लेकिन जुडिशरी नहीं है। ठीक है, तो क्या हमारे यहां फुल सेपरेशन ऑफ पावर है, तो नहीं, हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन चेक एंड बैलेंस के रूप में। क्यों, सुप्रीम कोर्ट का जज कितना होगा यह तय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट या संसद। ओ माय गॉड, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना ये कौन तय करेगा। ठीक है, फुली इंडिपेंडेंट दिखता है कार्य के रूप में, आ रही बात समझ में। यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर किसके जैसा नहीं है, मतलब फुल सेपरेशन ऑफ पावर का क्या दोष हो सकता है ये बताओ, जब यहां पर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा। ठीक है, जब तीनों इंडिपेंडेंट अलग अलग बॉडी होगा तो कोई काउंट बना देगा, इम्प्लीमेंटेशन हो ना हो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कार्य जो है, मतलब जो न्याय है वो जमी तक आ नहीं पाएगी। इसलिए आवश्यक है क्या चीज हो, कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर भी है, एंड इस पर क्या है, चेक एंड बैलेंस भी है। इसलिए जब हम संविधान का विशेषता पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे हमारा संविधान क्यों औरों से क्या है, अलग है, क्यों औरों से सुंदर मेरा क्या है, संविधान है। ये विचार अपने आप में क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन की। ये बातें समझ में आई या नहीं आई पहले। ठीक है, अभी गोला गोला जो है सब समझ। ठीक है, अब क्लास चलेगी ऐसे ही, गोला गोले के बाहर या गोला गोले के भीतर है। अब समझ लीजिए कि आखिर इस अवधारणा का जन्म कैसे होगा। ठीक है, इसे समझिए। अच्छा बताओ, ये लोकतंत्र जो शब्द है, ये लोकतंत्र का आदर्श क्या है। लोकतंत्र का आदर्श है व्यक्ति की गरिमा। इसका मतलब क्या है, जो लोकतांत्रिक देश है वो व्यक्ति की गरिमा, मतलब कोई भी नीति निर्माण में वो व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखेगा वो, है ना। तो इसका दर्शन क्या है, समानता, स्वतंत्रता, और क्या है, बंधुत्व। ठीक है, बात तो समझ रहे हैं आप। शासन के रूप में देखें तो जन भागीदारी, यानी लोकतंत्र को आप कई रूप में परिभाषित कर सकते हो। ठीक है, लोकतंत्र का वही मतलब नहीं ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, और वो फाउंडेशन के स्तर पर पढ़ने में खूब मजा आता है। लोकतंत्र का मतलब है, अब्राहम लिंकन ने कह गए कि ऑफ, जहां पर जिस देश में ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल है, वह देश क्या होगा, लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का अब वो मतलब बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, लोकतंत्र का आदर्श कहाँ छुपा है, व्यक्ति की, मतलब यह परिभाषा में नहीं, यह कार्य में दिखनी चाहिए, यह
कार्य में दिखाई पड़नी चाहिए। जैसे व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना भी अपने आप में क्या है, सामाजिक लोकतंत्र एग्जाम्पल है। ठीक है, दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है इसका, तो समाज में क्या लाना, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, समानता, स्वतंत्रता एंड बंधुत्व। वह देश जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व लाने की बात करता है वह और कोई नहीं लोकतंत्र ही हो सकता है। हमारे यहां जो असमानताएं फैल गई, क्यों, मोनार्कियल गवर्नमेंट नहीं। तो स्वतंत्रता का मतलब ही, दर्शन ही क्या है, उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। शासन में कैसा, जन भागीदारी। ठीक है, अच्छा तो ये कब संभव है, जब सरकार कैसी होगी, निर्वाचित होगी। जब सरकार क्या होगी, निर्वाचित, इलेक्ट, मतलब क्या होंगे, जब सरकार, कैसी सरकार में यह संभव है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, निर्वाचित शासन या सरकार। ठीक है, बात को समझ रहे हैं यहाँ पर? टाइम ज़्यादा हो गया है क्या है? तो यहीं पे रखते हैं। कल जो है हम लोग इसको, शासन को पढ़ने के बाद हो सकता है कल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री निकल जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा टॉपिक है, आपको लग रहा है बहुत ह्यूज टॉपिक है, बस वेन डायग्राम के बाद ये 20 मिनट के बाद समाप्त हो जाता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम लोग कल जो है इसको समाप्त करेंगे। कल हो सकता है कि हम राष्ट्रपति वगैरह पढ़ डालें। ठीक है, अब आपका यहाँ से टॉपिक जो है बीपीएससी का, किसी दिन आएंगे तो समझा देंगे कि बिहार का जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, इसको इन्फ्लुएंस वाले कारक, अपराधीकरण, जाति, धर्म, ये सब जो है किसी दिन आएंगे और उस पर क्लास चल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं।